चंदौली के संयुक्त तत्वावधान में प्रमुख भारतीय भाषाएं समकालीन प्रवृत्तियां विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, कुलपति इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, विशिष्ट वक्ता आदरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, आदरणीय डॉक्टर अमरीश नीरन जी, जिनका व्याख्यान तकनीकी कारणों से ठीक प्रकार से हम लोग नहीं सुन पाए, प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, और इस सबके आयोजन के सूत्रधार श्री दयानिधि जी, संचालन के दायित्व का निर्वहन करे डॉक्टर श्रद्धानंद जी, प्रकाश उदय जी तथा आभासी माध्यम से जुड़े आदरणीय विद्वज्जन। आप लोगों ने इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से कृतज्ञ हूं। पंडित जी की स्मृति में हिंदी संस्थान और विद्याश्री न्यास के संयुक्त तत्वावधान में अनेक संगोष्ठियां आयोजित हुई हैं और इस बार भी संयुक्त रूप से आयोजन करने की योजना थी, स्वीकृत भी हो गई थी, पर हम सब जिस कोरोना महामारी से पिछले 2 वर्षों से आतंकित हैं, परेशान हैं, उस कोरोना की तीसरी लहर ने फिर इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से करने में बाधा उत्पन्न कर दी और फिर हम सबको आभासी माध्यम से जुड़ना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ कार्यक्रम किए हैं, विभिन्न भाषाओं के में विद्यमान जो समान सूत्र है उसको उद्घाटन करने का प्रयास किया है। हम लोगों ने पंजाबी और हिंदी साहित्य, भाषा और साहित्य में विद्यमान समान सूत्रों को खोजने की कोशिश की थी। लुधियाना में संदर्भ में संगोष्ठी हुई थी। महाराष्ट्र के कल्याण में हिंदी और मराठी विषय पर और अरुणाचल प्रदेश में हिंदी और पूर्वोत्तर भारतीय भाषाओं के समन्वय पर संगोष्ठियां आयोजित हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हिंदीतर भारतीय भाषाओं के 15 ऐसे लोगों को पुरस्कृत करता है बार बार प्रत्येक वर्ष, जो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सेतु का काम करते हैं। तो हिंदी संस्थान की एक प्रकार की भूमिका है और उसी सभी भारतीय भाषाओं की समन्वयात्मक दृष्टि पर आज संगोष्ठी आयोजित की गई है। भाषा और साहित्य दोनों की चर्चा होगी। बहुत अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वान इसमें जुड़ रहे हैं और वे अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य देंगे। मैं एक छोटा सा अल्पज्ञ विद्यार्थी हूँ साहित्य का। मुझमें सभी भारतीय भाषाओं में विद्यमान समान सूत्रों की खोजने की सामर्थ्य फिलहाल नहीं है, पर मैं यह समझता हूं कि आदरणीय स्वर्गीय पंडित जी की जो आकांक्षा थी, जो उनकी निष्पत्ति थी, जो उनकी मूल धारणा थी, उसको यह संगोष्ठी प्रतिफलित करेगी। मुझे आदरणीय पंडित जी का जो पहला निबंध संग्रह चितवन की छाह की याद आ रही है इस समय, जिसमें उन्होंने अपनी भूमिका में अपने निबंधों के मुख्य प्रतिपाद्य की ओर संकेत किया था और उसी सूत्र को आज आदरणीय दयानिधि जी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पंडित जी उसमें कहते हैं कि वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक किस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है,
मैं उस भारतीय भावधारा का स्नातक हूं। उसी अविच्छिन्न प्रवाह को खोजने की कोशिश आज और कल परसों 3 दिन की संगोष्ठी में कोशिश होगी। पंडित जी को याद करना सचमुच भारतीय मन को याद करना है, सनातन संस्कृति को याद करना है। पंडित जी की कृतियां इतनी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आदरणीय आरंभ में वक्तव्य में कह रहे थे कि इतनी कृतियां उनकी हैं जिसका केवल नामोल्लेख किया जाए तो 5 से 10 मिनट लगेंगे कि उन्होंने किस पर नहीं लिखा। उन्होंने साहित्य पर, संस्कृत पर, अपने पौराणिक और महाभारत पर, श्रीमद् भागवत पर, कालिदास पर, वाल्मीकि पर, पाणिनि के सूत्रों पर, इन सब पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। निबंध उनका प्रिय विषय रहा और निबंध में जो लोग के साथ जुड़ने की उनकी सहज प्रकृति रही है, उसका उद्घाटन निबंधों में होता रहा है। तो इस पंडित जी की स्मृति को जीवंत रखने के लिए हमेशा नए नए विषयों का चयन करने के उद्देश्य से जो आदरणीय दयानंद जी पिछले 10 वर्षों से लगे हुए हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आरंभ के 2 वक्तव्य में आदरणीय प्रस्तावना रखते हुए श्रद्धानंद जी ने और अपने आरंभिक वक्तव्य में कुंभ जी ने बहुत सारी बातें उद्घाटित कर दी है। एक बात जो है कि उन्होंने जो बात कही कि सभी भारतीय जुड़ी हुई है, यही वह सूत्र है जिसको खोजने का प्रयास आज भी हमको करना है। तभी हम इस संदर्भ में राहुल जी का भी प्रयास आज हमको याद करना चाहिए, राहुल जी के प्रयास को, और देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न राजेंद्र बाबू के प्रयास। राजेंद्र बाबू ने भी संस्कृत में जो व्याप्त महनीय मूल्य है, उसके आधार पर उन तत्वों की खोज की थी जिससे भारत को एकजुट रखा जा सकता है। इस पर कई व्याख्यान राजेंद्र बाबू के हैं। संस्कृत और भारतीय संस्कृत उनका प्रिय विषय था, व्याख्यान का भी। राहुल जी ने जब वो हिंदी भाषा के स्वरूप निर्धारण की बात कर रहे थे तब और पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जो पारिभाषिक शब्द होंगे वो प्रगतिशील शब्द होंगे, और उनका प्रगतिशील शब्द कौन होंगे, तो निसंकोच भाव से उन्होंने कहा कि वे शब्द संस्कृत के होंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि देश संस्कृत के यानी तत्सम शब्दों का जब हिंदी पारिभाषिक शब्द के रूप में उसका प्रयोग करेंगे तो देश भर के लोग समान रूप से उसे ग्रहण कर सकें। उन्होंने उड़िया, असमिया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सभी भाषाओं का जिक्र किया और कहा कि इसमें तत्सम भाषा के शब्द समान रूप से विद्यमान है। आज जब हम समकालीन प्रवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा और उन तत्वों की खोज करनी। अपना हमारे साहित्य का भी मूल स्वर एक ही है, जैसा कि जिसका उसका सृजनात्मक स्रोत एक है, जिसकी चर्चा आदरणीय कुमुद जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में की है। वेद, उपनिषद, पुराण सब भी हमारे साहित्य के, हम लोग बार बार जब हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं या संपूर्ण भारतीय भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करते हैं, तब हम देखते हैं एक चीज हम देखते हैं कि उन सबों ने सारी सामग्री कहां से ली है, तो जो कहा कि वो संस्कृत के 2 जो उपजीव्य ग्रंथ हैं, आचार्य हरिप्रसाद से द्विवेदी ने भी उसका उल्लेख किया है, रामायण और महाभारत। इन 2 ग्रंथों से सारा भारतीय साहित्य भरा हुआ है। वो उपजीव्य है भारतीय भाषाओं की साहित्य का, हिंदी का भी और अन्य सभी भारतीय भाषा। हम सब अगर
केवल संस्कृत साहित्य का भी उल्लेख करेंगे, संस्कृत साहित्य ने वही सामग्री प्राप्त की। कालिदास भी और भारवी भी, आपका भास भी, सब लोग वहीं से सामग्री ग्रहण करते हैं। सामग्री का मूल स्रोत एक ही है, इसलिए मूल चेतना भी एक है। तो इसलिए भारतीय भाषाओं की मूल चेतना भी एक ही है सबका। हिंदी साहित्य का भी हजारचंद द्विवेदी ने इसमें जोड़ा, रामायण महाभारत के साथ श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ को और जोड़ा है। तो वहीं से सारी सामग्री, सारा कृष्ण भक्ति साहित्य हिंदी का और सभी भाषाओं का वो भागवत से ही मूल प्रेरणा ग्रहण करता है। हमारे यहाँ की 2-3 चीजें और भी हैं जो हमारी संस्कृति की विशेषता है। वो दो विशेषताओं की चर्चा आचार्य हजारचंद द्विवेदी करते हैं। एक पुनर्जन्म का सिद्धांत और दूसरा कर्म फल का सिद्धांत। ये दोनों भारतीय साहित्य की अद्भुत विशेषता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। द्विवेदी जी ने इस बार संकेत के पुनर्जन्म के सिद्धांत तो थोड़े बहुत रूप में मिलते हैं दूसरे धर्मों में भी, दूसरे संप्रदायों में, दूसरे मतों में, पर कर्मफल का सिद्धांत ये भारतीय साहित्य की अद्भुत विशेषता है। यह समान रूप से सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में विद्यमान है। दूसरा है कि हमने जो भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है, जो सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में विद्यमान है, वह है कि हम यह नहीं मानते कि प्रकृति और मनुष्य का दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता है। हम मानते हैं कि ब्रह्मांड अंगी है और मनुष्य उसका एक छोटा सा अंग है। उसी तरह जैसे पशु पक्षी अंग है, पेड़ पौधे अंग है, वनस्पतियां उसका एक अंग है, उसकी उतनी ही भूमिका है जितनी भूमिका मनुष्य की है। इसी को हम कहते हैं हमारी दृष्टि चराचरवाद की है। तो जो चराचरवाद की दृष्टि है वो पूरे भारतीय साहित्य में प्रतिफलित होती है और हमें उसी को आज भी खोजना है, उसी का अन्वेषण करना है। हमने महाभारत में कहा गया कि नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित, यानी मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य उपभोक्ता है और सारी पृथ्वी उपभोग्य है, या पश्चिम ने उसको बना दिया है। इसलिए प्रकृति का जो आज जिसको हम पर्यावरण संतुलन का अभाव हम जो देखते हैं वो इसी पश्चिमी दृष्टिकोण के कारण है। अगर भारतीय दृष्टि का प्रसार हुआ होता कि मनुष्य जो नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित कहा गया, इस अर्थ में कहा गया है कि मनुष्य का यह दायित्व है, क्योंकि उसके पास एक विवेक नाम की चीज है, तो उसका दायित्व है कि वह सभी का संरक्षण करे, सबका पोषण करे। पंडित जी भी इस विचारधारा पर बार बार बल देते हैं, क्योंकि पंडित जी ने जो लोक का अर्थ है, लोक का अर्थ पिछड़े हुए लोग नहीं कहा है, जिनके ज्ञान का आधार को किया है। पंडित जी ने जो लोक का अर्थ किया है वह किया जो इंद्रिय गोचर है, यानी जिसको हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं वह सब लोक है। तो लोक का एक व्यापक अर्थ पंडित जी ने किया है। तो उस लोक के संरक्षण का दायित्व मनुष्य पर है, क्योंकि उसके पास एक विवेक नाम की चीज है। हमारे यहाँ इसीलिए मनुष्य के जो पुरुषार्थ में है उसमें 4 चीजों पर जोर दिया: वैराग्य, विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व पर बल दिया गया है। और एक चीज और मुझे भी तत्काल ध्यान में नहीं आ रहा है, उस पर बल दिया गया है जिसके अंदर ये समदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, ये 6 विशेषताएं आती हैं, उसका उल्लेख किया गया है। तो उन सब, तो विवेक के साथ वैराग्य भी, षड संपत्ति, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इन 4 चीजों पर बल दिया गया है। तो जब विवेक के साथ वैराग्य का होना बहुत जरूरी है, तभी हम असली लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो आज फिर आदरणीय कुमुद जी ने भक्तिकालीन साहित्य की समान प्रवृत्तियों की चर्चा की। जब हम आधुनिक काल में आते हैं, तब जब हमारा भारतीय शासन से संघर्ष शुरू होता है स्वतंत्रता के लिए,
तो एक साथ राष्ट्रीय चेतना का जो नए रूप में जिसका उदय होता है, उसका हम प्रसार संपूर्ण भारतीय भाषाओं के साहित्य में देखते हैं। जिस समय मैथिली शरणगुप्त भारत भारती की रचना कर रहे थे, उस समय असमिया में अंबिका राय गिरी चौधरी राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर रहे थे, उड़िया में कालिंदी चरण पाणिग्रही कर रहे थे, तेलुगु में दुब्बारी राम रेड्डी, तमिल में सुब्रमण्य भारती, मराठी में केशव दामले, सिंधी में किशन चंद, पंजाबी में प्रोफेसर पूरन सिंह। इनका रचना काल एक है और इनका स्वर भी एक है, सबकी केंद्रीय संवेदना एक है। इसीलिए हम आज इस संगोष्ठी के अवसर पर, जब हम सभी बोलियों और भाषाओं के साहित्य का भी अन्वेषण करेंगे और भाषाओं के बीच एक संबंध सूत्र की तलाश करेंगे, तो उस समानता पर हमें ध्यान देना चाहिए। और जो एक स्वर है भारतीय साहित्य का, कि हमने वसुधा को एक परिवार, कुटुंब माना है। अब हमने ग्लोबल विलेज नहीं माना, क्योंकि जो ग्लोबल विलेज है उसमें बाजार की प्रधानता है, कुटुंब में बाजार की प्रधानता नहीं है, वहां संवेदना है, समन्वय है। तो आज सहानुभूति है, सहकार है। तो यह जो सहकार, सहानुभूति, समन्वय का भाव हमारे पूरे साहित्य में और भाषा की चरित्र में दिखाई देता है, उसका अन्वेषण अगले सभी संगोष्ठियों में होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी आयोजकों का, जिन्होंने हमें अवसर प्रदान किया, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। उपस्थित जाने जो आभासी पटल पर जो जुड़े सभी विद्वज्जन हैं, मैं तो एक सामान्य विद्यार्थी हूं और सामान्य विद्यार्थी के रूप में मैंने अपनी कुछ बातें इस अवसर पर रखी हैं। आप लोगों को रुचिकर भी हो सकता है लगे, व्यर्थ भी सिद्ध हो, पर मुझे आपने कहने का एक अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपसे, आप सबके प्रति अपना प्रणति निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।